सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर से केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी को जबरदस्त फटकार लगा दी है और केंद्र सरकार को सख्त लहजे में कह दिया है कि आपकी ईडी अब सीमाएं लांघ रही है। यानी जो काम ईडी को करना चाहिए वो ना करके सिर्फ इशारों पर काम कर रही है, ऐसा आरोप अब सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी आने के बाद से एक बार फिर लगने लगा है। विपक्ष तो पहले ही आरोप लगाता है कि ईडी सरकार के इशारे पर काम करती है। जहां जहां बीजेपी की सरकारें नहीं है वहां वहां ईडी और सीबीआई जैसे तमाम जो केंद्रीय जांच एजेंसियां हैं वो एक्टिव रहती हैं और उसके सहारे बीजेपी सरकार गिराने का काम करती है, विरोधियों को डराने का काम करती है, विपक्ष की आवाज को दबाने का काम करती है। और ऐसे में अब जब तमिलनाडु सरकार का एक मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने ईडी को जब जबरदस्त फटकार लगाई तो एक बार फिर से इस बात की चर्चा ने जोर पकड़ लिया कि क्योंकि तमिलनाडु में अगले साल की शुरुआत में विधानसभा चुनाव होने हैं, ऐसे में ईडी की सक्रियता वहां होना कोई बड़ी और चौंकाने वाली बात नहीं है, यानी हैरानी नहीं हो रही है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरह से ईडी को फटकार लगाई है उसके बाद से मोदी सरकार एक बार फिर सवालों में जरूर घिर गई है, क्योंकि ईडी ने तमिलनाडु सरकार के एक निगम पर छापेमारी की और उसके खिलाफ तमिलनाडु सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा दिया। हालांकि इससे पहले तमिलनाडु सरकार हाई कोर्ट पहुंची थी और हाई कोर्ट ने मामले को खारिज कर दिया था, जिसके बाद तमिलनाडु सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया और सुप्रीम कोर्ट ने ईडी को जमकर सुनाया है। अविनाश जी, आपके पास आना चाहूंगी, क्या है पूरा मामला और कैसे ईडी एक बार फिर निशाने पर आ गई है सुप्रीम कोर्ट के। और खास बात यहां पर यह है कि ये जो मामला सुन रहे थे वो है सीजेआई बीआर गवई, और सीजेआई बीआर गवई लगातार सुर्खियों में बने हुए हैं, लगातार वो सरकार को फटकार लगा रहे हैं। ऐसे में एक और मामला उनके समक्ष पहुंचा तो उनकी टिप्पणी सरकार की चिंता बढ़ाने वाली है। हाँ बिल्कुल, क्योंकि ये तमिलनाडु से जुड़ा हुआ मामला है जहां अगले साल शुरुआत में ही चुनाव होना है। तमिलनाडु स्टेट मार्केटिंग कॉरपोरेशन है, वहाँ ईडी ने छापा मारा और ईडी का कहना ये है कि हज़ारों करोड़ रुपए के जो टेंडर हैं उसमें घपला हुआ है और इसके चलते ही हमारी यहाँ एंट्री हुई है। और इस पूरे मामले में सबसे बड़ी बात तो ये है कि जब छापेमारी की कार्रवाई की गई निगम के ऊपर तो वहाँ के जो कर्मचारी हैं, उसमें महिला कर्मचारी भी हैं, उन सभी लोगों को देर रात तक रोक के रखा गया, उनको घर नहीं जाने दिया गया। 3 बजे तक उनको रोका गया और उसके बाद अब 3 बजे वो घर पहुंची तो वो रोते हुए गई थी। सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि भाई आप यदि कहीं पर भी छापा मार रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि आप सभी लोगों को वहाँ बंधक बना लेंगे। और खाली आपने निगम पर छापा नहीं मारा था, बल्कि वहाँ के जो स्टाफ हैं, जो लोकल के कर्मचारी हैं, उनके आवास पर भी इस तरीके की छापेमारी कार्रवाई हुई थी। भाई उनके घर पर एक कर्मचारी, उनके घर पर क्या घोटाले का सामान आपको मिलेगा? कोई किसी अधिकारी के आपने ऑफिस में छापा मारा होता चल जाता, लेकिन आप किसी के घर पर छापा मार रहे हैं, उसकी जो निजी संपत्तियां हैं आप उनके पर कब्जे कर रहे हैं। तो इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने पहले भी नाराजगी जताई थी और इस बार तो सीधा सीधा पूरा मामला ही खारिज कर दिया है और ये जो ईडी की जो जांच है उस पर ही रोक लगा दी है। और कोर्ट की ये टिप्पणी पहली बार नहीं है, ईडी को लेकर सुप्रीम कोर्ट कई बार सुना चुका है। और इससे पहले छत्तीसगढ़ का भी मामला आया था, उसमें भी ईडी को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने यही बोला था कि आपके पास कोई सबूत तो होता नहीं है, आप सिर्फ और सिर्फ एक काम करते हैं, मामला दर्ज कर लो और जो भी आरोपी है उसको मैक्सिमम समय तक के लिए जेल में रखें, इसके अलावा आपका कोई काम नहीं है। और उस समय भी सुप्रीम कोर्ट ने ईडी की दलीलों को खारिज करते हुए आरोपी को जमानत दे दी थी। और इस बार भी वही पूरा मामला है। ईडी का काम सिर्फ एक तरीके से छापे, जहाँ पर भी विपक्ष की सरकार है, गैर बीजेपी शासित जो राज्य हैं उनकी जहाँ सरकार हैं वहाँ पर ईडी की सक्रियता आपको दिखाई देगी, और ख़ासतौर पर उन राज्यों में जहाँ चुनाव होने वाले हों, क्योंकि मार्च में ही तमिलनाडु में चुनाव का ऐलान हो जाएगा, तो इसीलिए वहाँ पर ईडी की सक्रियता कुछ ज़्यादा ही दिखाई दे रही है। और इसी मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट बेहद नाराज दिखाई दिया और सख्त लहजे में सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कह दिया कि ईडी संविधान का भी उल्लंघन कर रही है। यानी लगातार ईडी पर जो आरोप लग रहे हैं उसमें अब एक और आरोप जुड़ गया। और आपको बता दें कि तमिलनाडु राज्य विपणन निगम मुख्यालय पर ईडी ने छापेमारी की, जिसके खिलाफ तमिलनाडु सरकार ने ये याचिका दायर की थी। इस मामले को मद्रास हाईकोर्ट ने पहले खारिज कर दिया था। साथ ही उच्च न्यायालय ने TAS-MAC में ईडी को कथित 1000 करोड़ रुपए की घोटाले की जांच के लिए खुली छूट दे दी
थी। अब इसी मामले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई तमिलनाडु सरकार की तरफ से और सुप्रीम कोर्ट में इस मामले में आगे की कार्रवाई पर रोक लगाने की बात की। और जैसा कि तमिलनाडु सरकार ने उम्मीद जताई थी सुप्रीम कोर्ट से, सुप्रीम कोर्ट का जो रवैया रहा वो बिल्कुल वैसा ही रहा और कोर्ट ने कार्रवाई पर रोक लगाने के आदेश दिए हैं, साथ ही एजेंसी से जवाब दाखिल करने के लिए भी कह दिया है। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने सीजीआई की बेंच के सामने कहा कि राज्य सरकार ने 2014 से 21 में 41 एफआईआर दर्ज की। ईडी 2025 में सामने आई और निगम मुख्यालय पर छापा मारा, सभी फोन ले लिए गए, सब कुछ क्लोन किया गया। यानी पूरे मामले की जानकारी यहां पर कपिल सिब्बल ने दी और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने काफी नाराजगी जताते हुए जो एसवी राजू जो सरकार की तरफ से पेश हुए थे, ईडी की तरफ से पेश हुए थे, उनको जमकर फटकार भी लगाई। सीजीआई ने कहा यह अपराध निगम के खिलाफ कैसे हो सकता है? निगम के खिलाफ आपराधिक मामला, आपका प्रवर्तन निदेशालय सभी सीमाएं लांघ रहा है, कार्यवाही पर रोक लगाएं। जब अधिकारियों के खिलाफ एफआईआर हैं तो वहां ईडी क्यों जा रही है? ईडी हलफनामा दाखिल करे, ईडी संविधान का उल्लंघन कर रही है, ईडी वाकई सीमाएं लांघ रही है। अविनाश जी, ये बहुत बड़ी टिप्पणी की गई है, यानी लगातार इतने मामलों में जिस तरह से ईडी पर सख्ती दिखाता आया है सुप्रीम कोर्ट, लगातार बड़ी टिप्पणी करके चर्चाओं का बाजार गरमाया है, जिस तरह से आरोप विपक्ष लगाता रहा है, उन आरोपों पर मोहर लगी। ऐसे में इस बार और ज्यादा सख्ती दिखाई है सीजीआई बीआर गवई ने। नहीं, बिल्कुल, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के आप पिछले फैसले देख लीजिएगा, हर मामले में ईडी को जबरदस्त फटकार लगती है। लेकिन ईडी के ऊपर जिस तरीके का सरकार का प्रेशर है, अब इस फटकार के बाद भी क्या ईडी सुधरेगी? क्योंकि अभी तक सुप्रीम कोर्ट के जितने भी ईडी को लेकर मामले सामने आए हैं उनमें इससे भी कड़ी फटकार लगाई गई है ईडी को। लेकिन हम देखते यही हैं कि ईडी का जो रवैया है उसमें किसी तरीके का कोई बदलाव नहीं आया है। पिछले साल ही जस्टिस सूर्यकांत जो अगले सीजीआई बनेंगे जस्टिस बीआर गवई के बाद में, उन्होंने ईडी को लेकर बहुत सख्त टिप्पणी की थी। उन्होंने कहा था कि अगर ईडी की सफलता की दर, मतलब जितने लोगों को वो आरोपी बना लेती है, जितने मामले वो दर्ज करती है, उनमें उसकी सफलता की दर 60 या 70% होती तो हम मान भी लेते कि ईडी ठीक ठाक काम कर रही है। वैसे तो यह दर कम से कम 100% होनी चाहिए, लेकिन ईडी की सफलता की जो दर है वो 1% भी नहीं है। यानी आप मुकदमे तो दर्ज कर लेते हैं, लेकिन जांच में ना तो आपके पास कोई सबूत होता है, ना आपके पास कोई सामने वाले के खिलाफ आप कोई आरोप तो लगा दिए, लेकिन आप उसको दोषी नहीं ठहरा पा रहे हैं, क्योंकि आपकी जो जांच है उसमें ही कई खामियां हैं। तो सबसे बड़ी बात तो ये है कि जो मामले राजनीतिक होते हैं उन मामलों में तो ईडी की जांच और भी एक तरीके से देखी जाए उस पर बिना सबूत के सिर्फ आरोप के ऊपर ही चलती है। एक बीजेपी का नेता आरोप लगाता है और उस आरोप पर ईडी मुकदमा दर्ज करके जांच शुरू कर देती है। जो वित्त राज्य मंत्री हैं पंकज चौधरी, उन्होंने तो इसी साल मार्च में एक सवाल के जवाब में संसद में ही बताया था कि ईडी ने 193 नेताओं के खिलाफ पिछले 10 साल में, जब से मोदी सरकार आई है, मुकदमा दर्ज किया है और 193 में से सिर्फ 2 मामलों में फैसला आया है। 191 मामले ऐसे हैं जिन पर सिर्फ जांच ही चल रही है। मतलब आपने एफआईआर दर्ज कर ली है और 10 साल से सिर्फ जांच ही जांच किए जा रहे हैं और किसी भी कोर्ट से कोई फैसला अभी तक आया ही नहीं है। सिर्फ एक ही काम होता है कि गिरफ्तारी करो, जेल में डालो और जमानत नहीं लेने दो, बस। और इसके चलते कई लोग तो 5-5, 7-7 साल से जेल में डले हुए हैं, उनको वो जमानत नहीं मिल पा रही है। और इसी मुद्दे पर लगातार ईडी को सुप्रीम कोर्ट खरी खरी सुनाता रहा है। और जो तमिलनाडु वाला जो मामला है उसको लेकर तो साफ साफ कह दिया है कि भाई आपका तो अधिकार ही नहीं था। जिस तरीके से आप किसी भी जांच में अपनी टांग अड़ाना शुरू कर देते हैं, और इस बार तो सीधा सीधा ईडी की जांच को ही रोकने के आदेश दे दिए। जी बिल्कुल, और इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में नोटिस जारी करते ही ये भी कहा है कि मामले में छुट्टी के बाद सुनवाई की जाएगी। वहीं सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद आगे की कार्रवाई पर अब रोक लग सकती है। वहीं इस पूरे मामले को लेकर द्रमुक नेता आरएस भारती का भी बयान आया। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के तरफ से जो ईडी की जांच पर रोक लगाना तमिलनाडु सरकार को बदनाम करने के बीजेपी प्रयासों को झटका लगा है। द्रमुक ने कोर्ट की तरफ से जो एजेंसी की जांच पर रोक लगाए जाने के संबंध में कहा कि ईडी एक ब्लैकमेलिंग संगठन है जिसका इस्तेमाल गैर बीजेपी शासित राज्यों के खिलाफ किया जा रहा है। यानी कि एक बार फिर विपक्ष और जो गैर बीजेपी शासित राज्य हैं वहां की सरकारों को ईडी पर हमला बोलने का मौका मिल गया है। यानी सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणियां बता रही हैं कि विपक्ष जो आरोप लगाता है वो कई हद तक सही है। वहीं इससे पहले भी कई बार ईडी इस तरह से फटकार लगा चुका है। कई मामलों का जिक्र अविनाश जी आपने किया। वहीं आपको बता दें इसी तरह 1 फरवरी 2025 में एक मामले में सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने
कहा था कि ईडी जिस तरह अपनी शक्तियों का उपयोग कर रही है वो डर पैदा करने वाला है। कोर्ट ने ईडी के मनमानी और झूठे मामलों को दर्ज करने की प्रथा पर चिंता जताई थी। ये टिप्पणी सोशल मीडिया पर व्यापक रूप से चर्चित हुई थी। इसके अलावा अक्टूबर 2023 में भी एक मामला सामने आया था जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने ईडी को निर्देश दिया था कि उसकी कार्रवाई पारदर्शी होनी चाहिए और प्रतिशोधी नहीं होनी चाहिए। कोर्ट ने कहा था कि गिरफ्तारी के समय ईडी को आरोपी को गिरफ्तारी का आधार लिखित रूप में बताना होगा। ये टिप्पणी छत्तीसगढ़ में कथित शराब घोटाले की जांच के संदर्भ में आई थी, जहां ईडी पर विपक्षी नेताओं को निशाने बनाने का आरोप था। यानी सुप्रीम कोर्ट भी मानता है कि सिर्फ प्रतिशोध के चलते ईडी को आगे किया जाता है और उसका इस्तेमाल अपने निजी फायदे के लिए किया जाता है सरकार की तरफ से, जैसा कि विपक्ष हमेशा से कहता आया है। बहुत बहुत धन्यवाद अविनाश जी तमाम जानकारी देने के लिए, और इसी के साथ मुझे यानी अंशिता को दीजिए इजाजत। नमस्कार।